आज बात करते हैं हम लोग एफएम के सारे फार्मूलेज़ की। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला क्या होगा? RM पीरियड प्लस WIP पीरियड प्लस FG पीरियड प्लस डेटर पीरियड माइनस क्रेडिटर पीरियड, जो आएगा वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 360 या फिर 365 डिवाइड बाय जो नंबर आ गया वो। फिर जो अमाउंट रहता है उसको डिवाइड करते हैं ताकि हम लोग को अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज पर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के हिसाब से पता चलता है। फिर क्या निकालना है? फिर अपने को एक स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना रहता है जिसमें करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं। फिर डबल शिफ्ट में से जितना भी हम लोग का सेलिंग प्राइस रहता है उसको सेल्स से डिवाइड करके एक क्वांटिटी निकालते हैं और उसका ही डबल हो जाता है। मतलब 24,000 का एक एग्जांपल दिया हुआ है मॉड्यूल में, वही आ जाता है और फिर डबल हो जाती है प्रोडक्शन, तो 24,000 से 48,000 हो जाती है। ये है एक एग्जांपल दिया हुआ है एक मॉड्यूल में। फिर अब बात करते हैं कैश मैनेजमेंट की। कैश मैनेजमेंट में ऑप्टिमम कैश बैलेंस का कैश का फॉर्मूला क्या होता है? जो बॉर्मर मॉडल के हिसाब से है 2UP/S का अंडर रूट, या फिर और वर्किंग मतलब कैश कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, तो आ जाएगा क्लोजिंग और मिनिमम कुछ कैश बैलेंस होगा बोला है क्वेश्चन में, और उससे कम होगा तो हम लोग को लेना पड़ेगा लोन और उतना तक पहुंचना पड़ेगा उतना, ताकि मिनिमम लिमिट हो सके। और अगर उससे कम होगा तो हम लोग को लोन लेके करना है, मतलब लोन लेके बढ़ाना है अपना पैसा। और अगर कम होगा मिनिमम बैलेंस से या फिर ज़्यादा होगा तो इन्वेस्ट करके कम करना है। फिर आते हैं अपन डेटर मैनेजमेंट में। डेटर मैनेजमेंट में हम लोग को दो अलग अलग कंसेप्ट है, एक नॉर्मल पॉलिसी वाला क्वेश्चन और एक फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन। पॉलिसी वाले क्वेश्चन में अलग अलग पीरियड्स दिए रहते हैं, उसके हिसाब से निकालना है। फिर क्या आता है, फिर कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गई। फिर माइनस बैड डेप्थ माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही निकालने के लिए टोटल कॉस्ट निकाले थे। टोटल कॉस्ट में से फिर मल्टीप्लाई करेंगे रिटर्न और फिर मल्टीप्लाई करेंगे डेज को। अब ये निकल गया। फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन करते हैं। फैक्टरिंग कैसे निकालते हैं अपन? फैक्टरिंग के लिए सबसे पहले एडमिन कॉस्ट लेते हैं, प्लस करते हैं उसमें बैड डेप्थ, माइनस करते हैं इंटरेस्ट, माइनस करते हैं फैक्टर का कमीशन, ये निकलता है फैक्टरिंग। अब आते हैं टंडन कमेटी वाला। टंडन कमेटी भी एक कंसेप्ट दिया हुआ है लास्ट वाले यूनिट में। टंडन कमेटी के लिए तीन अलग अलग पॉइंट्स थे। एक तो CA माइनस CL का 75%, CA का 75% माइनस CL, या फिर CA माइनस कोर करेंट एसेट उसका 75% माइनस CL। ये तीन अलग अलग तरीक़ों से निकलता है टंडन कमेटी। फिर अपना पहला यूनिट हो गया कैश मैनेजमेंट, हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये तो कॉस्टिंग में ही कवर हो जाता है। ये हो गया वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं अपन डिविडेंड पॉलिसी में। डिविडेंड पॉलिसी में सबसे पहले 4 मॉडल्स है, लिंटर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल और MM अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है? P0 = P1 + D1 1 + KE। फिर गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? गॉर्डन में भी 3 अलग अलग अप्रोचेस, एक अर्निंग प्राइस, डिविडेंड प्राइस, गॉर्डन मॉडल मतलब ग्रोथ। गॉर्डन का मतलब ही ग्रोथ होता है, और ग्रोथ मतलब D1/KE - G, और अगर नॉर्मल वाला है नो ग्रोथ है जिसमें तो D/KE, या फिर E1 ब्रैकेट में 1 माइनस रिटेंशन रेशियो मतलब 100% है, उसमें से माइनस करते हैं डिविडेंड पे आउट तो रिटेंशन रेशियो आ जाता है। फिर ये हो गया अपना KE - BR करते हैं, और ग्रोथ मतलब ही होता है BR मतलब रेट ऑफ रिटर्न इनटू रिटेंशन रेशियो, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्रोथ आ जाती है। फिर ये डिविडेंड का गॉर्डन का फार्मूला हो गया, MM का फार्मूला हो गया। अब निकालते हैं वॉल्टर मॉडल के हिसाब से D + R/KE E - D होल अपॉन KE।
ये होता है फॉर्मूला वॉल्टर का। अब आते हैं लिंटर के फॉर्मूले में, D1 इज इक्वल्स टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशियो माइनस D0 इंटू एडजस्टिंग फैक्टर, और एडजस्टिंग फैक्टर के बाद भी फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं D0 को, तो D1 आ जाता है लिंटर के हिसाब से। फिर अब क्या निकालना है, डिविडेंड हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग के अलग अलग फॉर्मूलेज में सबसे पहले NPV आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और फिर आता है PI, प्रॉफिट मतलब PI आता है, डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर। डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लेते हैं अपन डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी अनइक्वल लाइफ है तो उसमें NPV डिवाइड बाय CDF कर देंगे, और फिर ये हो गया NPV PI या फिर अनइक्वल लाइफ। अब चौथा IRR के लिए लोअर रेट प्लस NPV लोअर वाला डिवाइड बाय NPV लोअर, प्लस तब करते हैं अगर माइनस माइनस हो गया है तो, मतलब माइनस NPV लोअर माइनस NPV हायर इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। और मैं क्या बोल रहा था कि माइनस माइनस NPV जब हायर वाला होता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है, तो और नेगेटिव पहले से ये नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ये हो गया हम लोग का IRR। अब आते हैं MIRR के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू जो यूज़ करते हैं, जो हम लोग CA फाउंडेशन में पढ़ते हैं। मतलब MIRR इज के फॉर्मूले में क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R टू दी पावर n, ये हो जाएगा अपना MIRR, और जो R है वही होता है MIRR। ये हो गया MIRR IRR। अब आते हैं ARR में। ARR मतलब एवरेज पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज द केस में भी, जो भी क्वेश्चन में बोलता है। ये हो गया ARR MIRR IRR NPV PI। अब अनइक्वल लाइफ भी हो गया। अब आते हैं पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में। पे बैक पीरियड के लिए कुछ नहीं करना है, 4 कॉलम जो आप बनाते हो एक्स्ट्रा, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम और बनेगा बैलेंस का। बैलेंस के कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, जो आउटफ्लो वाला अमाउंट है ना, मतलब जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना रहता है वो आउटफ्लो होता है बेसिकली, तो उस आउटफ्लो में से हम लोग CF80 जो अमाउंट होता है ना, उसको हम हर साल के CF80 से माइनस करते हैं, और फिर जब भी ये बैलेंस के अमाउंट में कम हो जाता है CF80 से, तो उसको डिवाइड कर देते हैं अगले साल वाले से। फिर सेम ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए भी करते हैं, उसमें DC फैट को डिवाइड करते हैं, मतलब बैलेंस का कॉलम बनाते हैं इसके लिए भी, और फिर जो DC फैट है उसको आउटफ्लो में से माइनस करते जाते हैं, अगले साल से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया अपना कैपिटल बजटिंग। अब आते हैं अपन लेवरेज में। लेवरेज मतलब डॉल DFL DCL, यही 3 मेजर पार्ट्स हैं, इसी के अराउंड पूरा लेवरेज घूमता रहता है। डॉल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फिर DFL का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन EBT। फिर DCL का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT और डॉल इनटू DFL, मतलब कंबाइंड बिजनेस रिस्क, सिंपल बात। फिर आते हैं परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले में, फिर MOS वाला करेंगे, या फिर पहले MOS ही कर लेते हैं। 1/MOS होता है डॉल, या फिर 1/डॉल होता है MOS, मतलब कुछ नहीं, सिंपली MOS को इधर कर दिया इक्वल्स टू के, फिर इधर ला दिया इक्वल्स टू के, सिंपल। फिर आते हैं अपन परसेंटेज चेंज वाले फार्मूले में। परसेंटेज डॉल का फार्मूला क्या होगा, डॉल कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT से निकाल लेंगे, फिर हम लोग परसेंटेज चेंज वाला लेंगे, परसेंटेज चेंज इन EBIT पर परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन DFL के लिए परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। और फिर DCL क्या होता है, इन दोनों का मर्जर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी EBIT है परसेंटेज चेंज, और नीचे में भी है, तो दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बस ये हो गया अपना। और फिर PV रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, या फिर वेरिएबल कॉस्ट टू रेशियो वाला हो गया, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स परसेंटेज, मतलब इन 200। ये हो गया लेवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं अपन, अब छोटे चैप्टर में आते हैं। रेशियो बचा है, कैपिटल स्ट्रक्चर बचा है अपना, और
बस मेजर यही बचा है चैप्टर्स, और एक कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहले कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होगा, केडी या फिर मतलब केडी वैल्यू ऑफ डेट, केई वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, EBIT अपॉन KD। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी और EBIT अपॉन KO। KO मतलब ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो हम लोग KD KP वाले चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में निकालते हैं ना, KO वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसी को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है। क्योंकि उसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी भी शामिल है, डेट भी शामिल है, सबको ऐड करके सबका वेटेड एवरेज हुआ हुआ ऐड है ना, इसीलिए डिवाइड हो जाता है। फिर अपना आते हैं, ये हो गया अपना KO, KE और KD। अब आते हैं अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में KE निकालते हैं, क्योंकि उसमें 4 अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले CAPM मॉडल, CAPM मतलब RF प्लस बीटा RM माइनस RF। फिर आते हैं अपन RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये हो गया CAPM। फिर ग्रोथ मॉडल में होते हैं। ग्रोथ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, D अपॉन P0 प्लस G, और अगर नो ग्रोथ है तो D अपॉन P0, और अर्निंग प्राइस है तो E अपॉन P0। और D1 कैसे निकालते हैं, D1 के लिए D0 लेते हैं प्लस कर देते हैं ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ का एडजस्टमेंट होता है सिंपली। फिर बात करते हैं, ये हो गया इक्विटी। अब आते हैं डेट में। डेट में 2 प्रकार का होता है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल सबसे पहले इरिडीमेबल कहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स अपॉन NP। फिर आते रिडीमेबल में इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2, ये हो गया अपना। फिर आते हैं अपन प्रेफरेंस में, PD अपॉन NP, ये हो गया इरिडीमेबल का। अब रिडीमेबल का होता है PD प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2, ये होता है सिंपली रिडीमेबल इरिडीमेबल। ये होता था रिडीमेबल का, क्योंकि रिडीमेबल में अब थोड़ा रिडीम हो रहा है समय के बाद है, इसीलिए। और कोई भी अगर लोन का बोला है तो इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स कर देंगे सिंपली। फिर क्या आता है अपना, फिर आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए क्या करते हैं, KR इज इक्वल्स टू KE, लेकिन अगर पर्सनल इनकम टैक्स दिया तो वो भी माइनस कर देंगे KE में से। और ये भी चेंज आता है क्वेश्चन में कि अगर फ्लोटिंग कॉस्ट दिया है तो जो नीचे में NP दिया हुआ है उसमें फ्लोटिंग कॉस्ट माइनस हो जाता है, यही होगा आंसर। ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, कैपिटल बजटिंग, लेवरेज,